वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज। प्रश्नावली आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। क्या नाम है प्रश्नावली का? त्रिभुज। तो आप अपनी छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज की एग्जैक्ट परिभाषा कौन बताएगा? हाँ, शाबाश, बोलो, वैसे ही बोलो। बहुत अच्छे। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितनी भुजाओं से बंद आकृति को? 3 भुजाओं से, है ना। ये ध्यान रखना, कक्षा 8 में हमने बहुभुज पढ़ा था। बहुभुज क्या था? एक बंद आकृति का आकृति होती थी, है ना। कैसी आकृति होती थी? बंद आकृति थी। तो हम 3 से कम यदि भुजा लें तो वो आकृति बंद नहीं हो पाती है ना। ये पढ़ा था ना कक्षा 8वीं में। 3 से कम भुजा होंगी तो वो आकृति बंद नहीं हो पाएगी, और आकृति यदि कोई बंद नहीं हो पाएगी तो वो एक बहुभुज नहीं बना पाएगी, है ना। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को हमने 2 प्रकारों से बांट दिया। एक तो भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। देखिएगा, हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन प्रश्नावली का नाम त्रिभुज है, तो त्रिभुजों से पहले जानकारी होनी चाहिए। ये आप बातें पढ़ के आए हैं। भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? और दूसरे नंबर पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरे नंबर पर आता है विषमबाहु त्रिभुज। एक एक करके भी चर्चा करेंगे। और एक होता है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर बांटा जाए तो पहले नंबर पर आता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। फिर एक आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। फिर एक आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, है ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है समबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान। कैसी होंगी? तो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। बोलो, बात समझ में आई? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वह क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु, समद्विबाहु तो कितनी भुजाएं समान होंगी? 2 भुजाएं समान होंगी और तीसरी बचेगी, वो कैसी होगी? अलग होगी, है ना। तीसरी कैसी होगी? अलग। समान का मतलब समान माप की होंगी, है ना। एक 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी कितनी की होगी? तीसरी कोई अलग की होगी। समान का मतलब समझ रहे ना, समान लंबाई की होंगी, है ना। तो समद्विबाहु, नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु, समान होंगी कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं। तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसकी तीनों भुजाएं विषम। विषम का क्या अर्थ होता है? अलग। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बोलो, इतनी सी बात क्लियर हुई? आगे देखें कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर पहला आता है समकोण त्रिभुज। समकोण का अर्थ समझते हैं? समकोण का क्या अर्थ होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। पहले कोण समझो तब त्रिभुज समझना, है ना। 90 डिग्री का कोण बनता है उसको समकोण बोलते हैं। और अधिक, अधिक का मतलब अधिक, तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए वह कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। और न्यून का अर्थ होता है कम। जो 90 से कम हो जाए वह क्या कहलाता है?
न्यून कोण। तो यानी कि 90 के ऊपर डिपेंड करते हैं कोण। किसके ऊपर? 90 के। तो जो 90 का कोण होता है उसको समकोण कहते हैं, और 90 से अधिक हो जाता है उसको अधिक कोण कहते हैं, और 90 से कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। और एक कोण और पड़ा होगा 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं बोलो? सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं सरल कोण, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रुज कोण। क्या बोलेंगे? रुज कोण बोलेंगे। बातें नहीं करेंगे। हाँ शाबाश। इधर देखो, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? सरल कोण या फिर रुज कोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण, और 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण, और 90 डिग्री से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अब यही बात त्रिभुज में अप्लाई करते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को क्या बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो रहा है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। इतनी सी बात समझ में आई। अब अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे ही ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। एक कोण अधिक कोण का मतलब 90 से कैसा हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। और न्यून कोण त्रिभुज का क्या अर्थ हो जाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का अर्थ 90 से कैसे हो? कम। तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? इन बातों को लिखाऊं या ऐसे ही याद हो गई? है गई याद? है ना? लिखाने का कोई छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए, त्रिभुज मैंने एकदम जड़ से स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा ना? एक बार पुनः और रिपीट कर देते लिखने से अच्छा तो ये है, याद हो जाएगा। साथ ही साथ 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित किया गया है, दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से स्पष्ट है कि इसकी भुजाएं कैसी होंगी? समान। इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु, समान कितनी भुजाएं होंगी? 2, तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज, हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? विषम का अर्थ क्या होता है? अलग। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो यह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो जाए तो वह त्रिभुज कैसा कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। और न्यून कोण में तीनों कोण कैसे होने चाहिए? न्यून कोण। यानी कि कोई 2, अच्छा ऐसा हो जाए, यहाँ तो हम कह रहे एक कोण 90 का हो जाए, यहाँ भी हम कह रहे एक कोण कैसा हो जाए? अधिक कोण। यहाँ एक कोण न्यून कोण हो, यहाँ, अच्छा ये ठीक है। अब कह रहे हैं तुमसे, हाँ, तो न्यून कोण त्रिभुज का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसके तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। यदि एक न्यून कोण, अच्छा यहाँ समकोण में एक समकोण होगा, बाकी के दोनों कैसे होंगे? न्यून कोण। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो एक 90 का होगा, बाकी के दोनों होंगे वो 90 से कैसे होंगे? छोटे होंगे ना। और न्यून कोण त्रिभुज बनाना है तो जिसके तीनों कोण ही 90 से क्या होने चाहिए? कम के होने चाहिए, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। आगे अब हम देखते हैं, तो इस प्रश्नावली में हम त्रिभुज की समरूपता व सर्वांग समता के बारे में पढ़ते हैं, है ना? ये तो टॉपिक मैंने बता दिया है, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ गए। हकीकत में हमारा टॉपिक है सर्वांग समता व समरूपता, और सर्वांग समता को हम कक्षा 9th में पढ़ के आए हैं। अच्छा, तुमने नहीं पढ़ी है, तुम्हारा दुर्भाग्य है, लेकिन पुस्तक में दिया हुआ है ना? कक्षा 9th में पढ़ाया है सर्वांग समता और समरूपता। तो हम आपकी सर्वांग समता से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस क्लास में कुछ विद्यार्थी कक्षा 9th के भी बैठे हुए हैं, है ना? तो 9th में टॉपिक था सर्वांग समता। तो कौन बताएगा सर्वांग समता की परिभाषा क्या होती है? बोलो। जो नहीं पढ़ के आए तो ठीक है, बोलिएगा। बहुत अच्छे, बोलो खड़े हो गए। सर्वांग समता की परिभाषा बताओ।
इस प्रकार आगे निरूपित किया जाए कि वह उसे पूर्णतः ढक ले, उसे सर्वांग समता। बहुत अच्छी। सर्वांग समता, बैठ जाइएगा। देखिए, सर्वांग समता का अर्थ होता है जैसी एक वस्तु है वैसी ही दूसरी वस्तु होगी। तो सर्वांग समता त्रिभुजों में हम बाद में देखेंगे, पहले सर्वांग समता का अर्थ देखो। सर्वांग समता का क्या अर्थ होता है? यदि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, अध्यारोपित करने का मतलब है रखा जाए। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखा जाए या अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले, एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले, तो वे दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी, अथवा वे दोनों वस्तुएं क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। समझ में आई बात? जैसे पुनः सुनेंगे, यदि एक वस्तु के दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले, पूरी तरीके से ढक ले, तो वे दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम, या वे दोनों वस्तुएं क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? ये दोनों गणित उठा के दीजिएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन करके बताऊं। ये भी देखिए, जैसे ये एक पुस्तक है आपकी और ये एक पुस्तक है ना? ये दो पुस्तक हैं। यदि मैं इस एक पुस्तक के ऊपर दूसरी पुस्तक को रखूं तो एक पुस्तक ने दूसरी पुस्तक को पूरी तरह से क्या किया? ढक लिया, है ना? अब एक पुस्तक दूसरी पुस्तक को पूरी तरह से ढकने का अर्थ क्या हो जाएगा? जितनी बड़ी ये पुस्तक है उतनी बड़ी ये पुस्तक है ना? तो ये दोनों आपस में एक जैसी हैं। देखो, पूरी तरह से ढक लिया, कुछ भी नहीं बच रहा है ना? तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखने पर एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह से ढक ले, तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। बात समझ में आई? जैसे हाँ, ये भी बात करूँगा, ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है। मैं एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखूँ तो एक हाथ ने दूसरे हाथ को पूरी तरह से ढक लिया ना, तो ये दोनों हाथ कैसे कहलाएंगे मेरे? सर्वांग सम। कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम। और भी उदाहरण देखें। अच्छा, एक ही प्रकार के नोटों, है ना, एक नोट के ऊपर दूसरा नोट रखेंगे ना, तो एक नोट दूसरे नोट को पूरी तरह से क्या कर लेगा? ढक लेगा, तो वे दोनों नोट कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे ना, तो सर्वांग सम आकृतियों के बातें नहीं। अच्छा, तो समझ में नहीं आ रहा तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? बातें नहीं करनी है फिर आपस में। सुनो, सर्वांग सम आकृतियों के संगत भुजा बराबर होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत भुजा बराबर होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। अच्छा, ये बातें आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। कक्षा 10वीं में पढ़नी है क्या? समरूपता। क्या पढ़नी है? समरूपता पढ़नी है। अब समरूपता में क्या होता है? समरूप, रूप कैसा होगा? समान, और आकार कैसा होगा? अलग अलग। ध्यान रखना, सर्वांग समता में रूप और आकार दोनों कैसे होंगे? एक जैसे, तभी तो ढक पाएंगे ना। जैसे अभी यार हमने बात की थी, गणित की दो पुस्तकें ली थी, तो उनका दोनों का रूप कैसा था? एक जैसा, और आकार भी कैसा था? एक जैसा, है ना? तो तभी तो ढक पाए थे एक दूसरे को। और समरूपता में क्या होगा? रूप समान होगा लेकिन आकार कैसा होगा? अलग अलग होगा, है ना? यानी वे दो आकृतियां या वे दो वस्तुएं जिनका रूप समान हो और आकार अलग अलग हो, तो वे दोनों वस्तुएं या दोनों आकृतियां कैसी कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। और इस नियम को ही क्या बोलते हैं? समरूपता कहते हैं। अच्छा, समरूपता के क्या उदाहरण होंगे? हाँ, हाथी और हाथी का, बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना? क्योंकि हाथी और हाथी का बच्चा देखने में तो एक जैसे लगेंगे। फालतू बात नहीं करेगा, थप्पड़ पड़ जाएगा इधर, है ना? जैसे बात कर रहे थे, हाथी और हाथी का बच्चा दोनों देखने में कैसे होंगे? एक जैसे। आकार कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? समरूपता कहलाएंगी, या दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है? अच्छा, जैसे बात की जाए कि हम ताजमहल देखने गए, वहाँ ताजमहल देखा और ताजमहल में फ़ोटो लेके आए वहाँ से, तो फ़ोटो में और वहाँ हकीकत में ताजमहल है, तो उनका रूप तो कैसा है? एक जैसा है ना? आकार कैसा हो गया? वो बहुत बड़ा था, हमारे फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन में ही आ गया। तो आकार कैसा हो गया? अलग अलग। और रूप कैसा है? एक जैसा। रूप एक जैसा है तभी तो है ना? तो दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगी?
समरूप आकृतियां कहलाएंगी। आप पहले उदाहरण परिभाषा लिखो, सर्वांग समता। लिखो लिखो, जब किसी एक वस्तु को, सर्वांग समता हेडिंग लिखो, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, इधर देख लेना, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को, पूर्णतः ढक ले। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाए तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। नहीं आ रहा लिखना? तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं तथा इस नियम को सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, आगे डैश लगा के लिखो, अगली लाइन से डैश लगा के लिखो। सर्वांगसम आकृतियों के आकार तथा रूप समान होते हैं। सर्वांगसम आकृतियों के आकार तथा रूप समान होते हैं। सर्वांगसम आकृतियों के आकार तथा रूप समान होते हैं। ठीक है, आगे एक और डैश लगा के लिखो। सर्वांगसम आकृतियों की, ये आप पूरी कॉपी को नहीं पढ़ रहे हो, उधर से लिखा हो। सर्वांगसम आकृतियों की संगत भुजाएं समान तथा संगत कोण भी समान होते हैं। संगत भुजाएं समान तथा संगत कोण भी समान होते हैं। समझ में आई बात? संगत भुजाएं भी समान होंगी और संगत कोण भी समान होंगे। अच्छा, अब इसके कुछ उदाहरण लिखो। बातें नहीं, उदाहरण क्या होगा? समान भुजा वाले दो वर्ग होंगे या नहीं होंगे? समान भुजा वाले दो वर्ग, जैसे एक वर्ग ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, दूसरा वर्ग भी लिया, वो भी कितने का है? 4 सेंटीमीटर भुजा का। तो एक वर्ग को उठा के दूसरे वर्ग के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों आकृतियां कैसी हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? क्योंकि दोनों आपस में कैसी हैं? समान है। तो उदाहरण में लिख लो, समान भुजा वाले दो वर्ग। लिख लिए? अगला लिखो,
समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, समझ रहे हो ना। समान त्रिज्या के दो वृत्त लेंगे, वो भी कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। और बताओ, समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज, समान भुजा वाले दो त्रिभुज लिख लो, कोई से भी त्रिभुज हो जाए, हाँ। उनकी क्या होनी चाहिए, तीनों की भुजाएं समान होनी चाहिए, भुजाएं समान हो, ठीक है। समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज, बात समझ में आ रही है। फिर अगली एडे लिखिए समरूपता, समरूपता। समरूपता, तो समरूपता में लिखो वे आकृतियां, वे आकृतियां, वे आकृतियां जिनका रूप तो समान, जिनका रूप तो समान लेकिन आकार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन आकार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन आकार भिन्न भिन्न होता है, तो वे दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। वे दो आकृतियां जिनका आकार समान तथा वे दो आकृतियां जिनका रूप समान तथा आकार भिन्न भिन्न होता है, तो वे दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अच्छा, उदाहरण की बात की जाए, समरूप आकृतियों के उदाहरण की बात की जाए, सभी प्रकार के वर्ग, सभी प्रकार के वर्ग, हाँ भाई, वर्ग कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन रूप कैसा होगा उसका, समान। आकार क्या हो जाएगा, मैं बनाऊं एक 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग और एक 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, तो इन दोनों का रूप कैसा हो गया, समान, और आकार कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो लिखो समान प्रकार के वर्ग, या सभी प्रकार के वर्ग, सॉरी, और सभी प्रकार के वृत्त, सभी प्रकार के वृत्त हों, वृत्त छोटा बड़ा हो जाएगा लेकिन रूप कैसा होगा, समान। त्रिज्या बढ़ा देंगे तो वृत्त क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन रूप कैसा होगा, समान। सभी आयत बिल्कुल हो जाएंगे, सभी समबाहु त्रिभुज भी हो जाएंगे, आप लिख सकते हो लिखने को, सभी समबाहु त्रिभुज इत्यादि। समझ में आ रही है ना बात। हाँ जी, लिख पाए। अगली बात लिखो डैश लगा के, अगली बात लिखो डैश लगा के, समरूप आकृतियों के संगत कोण समान, समरूप आकृतियों के संगत कोण समान, समरूप आकृतियों के संगत कोण समान। हाँ, लिख क्यों नहीं रहे हो आप। समरूप आकृतियों के संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं,
संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अनासपाती मत लिख लेना। अरे कौन है ये अनासपाती वाला? समानुपाती अर्थात समान अनुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती। समानुपाती का क्या अर्थ होता है? समान अनुपात में। उनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो कैसा होगा? समान होगा। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, नहीं देगा बातें नहीं। हाँ, अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं ना, हाँ ठीक है ठीक है। इधर देखो, बातें नहीं। अगली बात लिखो नोट लगा के। नोट लगा के लिखो एक महत्वपूर्ण बात। लिखो, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां, क्या लिखा है? सर्वांगसम। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं होता है। परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं होता है। अच्छा, मैं कुछ शब्द ऐसे प्रयोग में, सर्वदा क्या अर्थ होता है इसका? सभी जगह, है ना? मैंने क्या बोला था कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं होता है। अब देखो, सर्वांगसम में क्या होता था? आकार भी समान है और रूप भी समान है। तब बातें नहीं है। इधर बैठ राजू, इधर बैठ, अपन बढ़ जाएगा नहीं। हाँ, सर्वांगसम में क्या होता है? आकृतियां, रूप भी समान होता है और आकार भी समान होता है। जिनका रूप समान है और आकार समान है वो सर्वांगसम होती हैं। और समरूप में क्या होता है? रूप समान होता है और आकार कैसा होता है? तो सभी सर्वांगसम आकृतियां कैसी हो जाएंगी? फिर समरूप। कैसी हो जाएंगी? क्योंकि समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? केवल रूप समान, और सर्वांगसम का रूप समान होगा, है ना? तो सभी सर्वांगसम आकृतियां कैसी होती हैं? समरूप। और समरूप सर्वांगसम नहीं हो पाएगी। देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सर्वांगसम होने के लिए आकार भी समान होना चाहिए और रूप भी समान होना चाहिए। समरूप के लिए केवल क्या होना चाहिए? रूप समान। तो रूप तो उसका समान है ही, तो इसीलिए सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगी। लेकिन समरूप आकृतियां सर्वदा, यानी सभी जगह समान नहीं होंगी, कुछ जगह समान हो भी सकती हैं। ऐसी आकृतियां जिनका रूप तो समान है, आकार भी समान हो जाए, तो फिर कैसी हो जाएंगी? सर्वांगसम। लेकिन सभी जगह नहीं होंगी, कुछ विशेष स्थिति पर ही होंगी। ठीक है? देखिएगा 6.1 का पहला सवाल, जिसमें कहा गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो सभी व्रत होते हैं, अभी हम उदाहरण दे रहे थे। सभी व्रत कैसे होंगे? समरूप होंगे। कोई व्रत 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो, या 4 का हो, या 6 का हो, या 3 का हो, उनका रूप कैसा होगा सबका? क्योंकि व्रत ऐसे करके बनेगा, दूसरा ऐसे करके बन जाएगा, और बड़ा बना लो कोई, त्रिज्याएं बदल दी जाएंगी।
आकार कैसा है? अलग अलग, लेकिन रूप कैसा है? समान। इसीलिए सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। कैसे होते हैं? समरूप। और सभी वर्ग, जो व्रत की स्थिति थी वही काय की होगी? वर्ग की। मान लो 4 सेंटीमीटर भुजा का है, अगला बना लूँ मैं 4.5 का, अगला बना लूँ 2 का। रूप कैसा है सभी का? समान। आकार ही तो अलग अलग है, तो ये आकृति कैसी हो जाएगी? समरूप। कैसी हो जाएगी? समरूप। अब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु। ऐसे ही है ना, समबाहु का तीनों भुजाएं बराबर हों। ये मान लो 3-3 सेंटीमीटर की है, अगली बनाएं, ये कितने कितने की हो गई? इनका रूप कैसा है? एक जैसा। आकार कैसा है? अलग अलग। तो सभी कौन से त्रिभुज होंगे? समबाहु। कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण तो कैसे हों? और संगत भुजाएं, अभी वाली जो लाइन लिखाई थी मैंने, समानुपाती हों। बात समझ में आई? तो लिख लो। लिख लिया तो अच्छी बात। अगला देखो। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियों के, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उनके क्या देने हैं? उदाहरण। दूसरे के पहले में मैं बात करूं, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने आपको। है ना, ढंग से पढ़ लो। ऐसे जा रहे हैं ना, जो उदम करते हैं ऐसे होते हैं वो, बाकी पढ़ने वाले नहीं होते ऐसे। इधर देखो, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं तो क्या होंगे? अभी हाल भी हमने बात की थी, सभी प्रकार के वर्ग। एक क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के वर्ग, और बी में लिख दो सभी प्रकार के व्रत लिख दो। बात एक ही है ना। अब दूसरे में क्या देना है? जो आकृतियां समरूप ना हो। अब बताओ, जो आकृतियां कैसी ना हो? समरूप ना हो। बोलो क्या होगा उदाहरण? समान व्रत। बोलो बोलो। समान भुजा वाले। भुजा में व्रत में भुजा क्या होती है? पहले तो नहीं होता। समान त्रिज्या वाले। हाँ देखो जा, ये बोल रहे हैं समान त्रिज्या वाले व्रत। मान लो इस व्रत की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इस व्रत की भी त्रिज्या कैसी है? अब ये समरूप की तो चलती क्या, ये सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए ये? और मैंने अभी क्या बताया था? सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। तो ये समरूप भी हो रही हैं और सर्वांग सम, ये तो उदाहरण फेल हो गया आपका। फिर हो गया नहीं हो गया? तो वे 2 आकृतियां बताओ जो कैसी ना हो? समरूप ना हो। तो देखो, एक वर्ग बना दो, एक त्रिभुज कर दो जिन्हें समरूप। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। एक तो ये क्या है? वर्ग है और ये त्रिभुज है, नहीं होंगे ना। एक व्रत बना दो, एक वर्ग बना दो, हो जाएंगे समरूप। किसी भी कीमत पर समरूप नहीं होंगी। तो ए और बी। बात समझ में आई? तीसरा देख लो, संगी संग। तीसरा देख लो। तीसरे में क्या कहा है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देख के बताओ। देखो, इनकी भुजाओं का अनुपात तो समान है, ये 1.5 और ये 3। तो इनका अनुपात ज्ञात करेंगे 1.5 और 3 का। तो 1.5 दूनी 3 कितना हो जाएगा? अनुपात 1/2। इसका भी अनुपात 1/2, इसका भी अनुपात 1/2, इसका भी अनुपात 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात तो क्या हो गया? समान। क्या हो गया? तो बताओ, ये समरूप होंगे? फिर भी ये समरूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण समान नहीं है। ये प्रत्येक कोण कितने का है?
यहाँ बताया नहीं गया है ना। यदि यहाँ कोण भी समान होता तो फिर ये दोनों आकृतियां समरूप हो जाती। बात समझ में आई? तो ये आकृतियां समरूप नहीं होंगी, लिख लो। अतः ये आकृतियां समरूप नहीं होगी। धन्यवाद।